अध्याय 7 प्रारंभिक राज्य। बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी के लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए। साथ ही मिट्टी के से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। इसी कारण वे पहले की अपेक्षा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे थे। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिया। मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल। कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया। पांचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। महाजनपदों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले। वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल्ल आदि महाजनपद मुख्य थे। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित थे। मानचित्र में सभी महाजनपदों को पहचाने। कौन कौन से महाजनपद वर्तमान बिहार प्रदेश की सीमा में आते थे? सिलोन यहाँ पे, चेदी है, वत्स है, मगध है, अवंती, मत्स्य, कुरुक्षेत्र यहाँ पे है, पांचाल है, कौशल है, पाटलिपुत्र है, लिच्छवी, ये वाला लिच्छवी हो गया यहाँ। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक पिता के बाद पुत्र का था। महाजनपदों की राजधानी शासन का केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। विभिन्न प्रकार के बलि एक प्रकार का क्या था? कर था। स्वैच्छिक नजराना था, है ना। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक, शिकारी आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ेंगे। मगध का उत्थान। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें थी जो अच्छे हथियारों का निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। कृषि की समृद्ध एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में थी। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एक पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे
योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। बिंबिसार ने कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित करके, कौशल के राजा किसको पराजित किया था? है ना, प्रसेनजीत को करके काशी प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने मंत्री अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में सैनिक छावनी यानी सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। अजातशत्रु के बाद उदयन बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी पाटलिपुत्र को किसने? उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय अवंती का राजा, है ना, चंद्रप्रद्योत था। अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत। इसने कई युद्ध में अवंती को हराया था, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय, मगध का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। धनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्ध एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। गणराज्य। कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता है। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तांत्रिक, मल्ल, कोलीय, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकारों के होते थे। यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मानचित्रों में वज्जी संघ की पहचान करें। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्रमुख थे। वज्जी संघ में विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्रित होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। वज्जी संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण से इसे गणराज्य कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली था। यहाँ का लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था, है ना। लिच्छवी का राजा कौन था? चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किए। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त की। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त, जो अध्याय 12 में पढ़ेंगे, में एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह संबंध स्थापित किया था। वज्जी संघ और अजातशत्रु।
वज्जी संघ यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या एक बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित और सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों एवं गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। प्राचीन भारत में गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता असमानता देखते हैं? नगरों का विकास लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद अब दूसरी बात, भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथ में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र आदि यानी पटना आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों का प्रमाण मिलता है। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जहां शासन पदाधिकारी और सैनिक वर्ग की प्रधानता थी। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से ये नगर व्यापार के केंद्र भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यह बस्तियां भी नगरों में परिवर्तन हो गई। स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए भी यह सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे होते थे, जहां से नगरवासियों को अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इसमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास सभी शामिल थे। इन अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मोहल्लों या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार यह सुनियोजित नगरीय जीवन की रूपरेखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। मानचित्र पृष्ठ 65 पर नज़र डालिए, आप देखेंगे उस पर प्राचीन शहरों को अंकित किया गया है।